फरवरी 2021 में हिमालय के पहाड़ों के बीच से करोड़ों टन वजनी पानी दहाड़ता हुआ नीचे की तरफ बहने लगा। रास्ते में आने वाली हर चीज को उसने अपने साथ ले लिया। आपको याद ही होगा कि उस हादसे में भारत ने अपने 2 नए नवेले हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को भी बहा डाला था। उस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। लेकिन हमने तो सुना है कि मानसून के शुरुआत होने से पहले या फिर ज्यादा गर्मी की वजह से वहां जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है वो अपने आप पिघलने लग जाती है और इससे वहां पिघला हुआ पानी दहाड़ता हुआ नीचे आता है, जो कि बाढ़ का कारण बनता है। और ये आमतौर पर हर साल ही देखी जाती है। थोड़ा सा तापमान बढ़ा और ग्लेशियर से बाढ़ की रेसिपी तैयार हो जाती है। लेकिन मैं खास तौर पर बात करूंगा पिछले साल आई उस बाढ़ की। तो उस बाढ़ के आने के असल में क्या कारण हो सकते थे? किसी पहाड़ का टूटना, किसी ग्लेशियर का टूटना, या फिर उस इलाके में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से पैदा हुई गर्मी की वजह से वहाँ पहाड़ वगैरह जल्दी पिघल रहे हैं। तो क्या ये कारण हो सकते थे? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिसकी वजह से वो बाढ़ आई थी। क्योंकि यहाँ अगर आप किसी लोकल इंसान से पूछेंगे कि वो बाढ़ क्यों आई थी तो वो आपको एक ऐसा कारण बताएंगे जिसे जानकर आपको भी पूरे भारत की चिंता होने लगेगी। जी हाँ, भारत के इन पहाड़ी इलाकों में जो हमारे लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ एक न्यूक्लियर डिवाइस गुम हुई थी। इन्हीं पहाड़ों में वो डिवाइस गुम हुई थी और उससे निकलने वाली गर्मी से ही ये पहाड़ जो है वो पिघलते हैं और उसी की वजह से यहाँ हर साल बाढ़ आती है। वो न्यूक्लियर डिवाइस अभी भी इन पहाड़ों में ही पड़ी है और आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि कैसे यहाँ रहने वाले लोग ये सोच सकते हैं कि उनके आसपास कोई न्यूक्लियर डिवाइस पड़ी हुई है? क्या वो किम जोंग उन छोड़कर गया था? नहीं। क्या वो जिनपिंग छोड़कर गया था? नहीं। या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यहाँ छोड़कर गई थी? और सही आंकड़ों में कहूँ तो CIA यहाँ उसे गुम करके गई थी। तो जवाब है हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों ने कई किलोग्राम प्लूटोनियम इस पहाड़ पर चढ़ाया था। इस मिशन का नाम ऑपरेशन हैट रखा गया था। इसी ऑपरेशन में अमेरिका से लाई गई प्लूटोनियम की 7 बहुत भारी भारी कोर्स या फिर बॉल्स दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक नंदा देवी की चोटी पर कहीं गुम हो गई थी और वो आज भी गुम ही है। उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया है। क्या आपको पता है कि कोल्ड वॉर का टाइम वो टाइम था जब हर बंदा, जी हाँ यकीन मानिए हर बंदा, दूसरे बंदे पर शक की निगाहों से उसके ऊपर जासूसी बनाकर रखे हुए था। और यही शक की निगाहें अमेरिका की चाइना पर भी थी और वो भी अब चाइना की जासूसी करना चाहता था। उस समय चाइना में चेयरमैन माओ का राज चलता था। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा था और तभी चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी परफॉर्म कर लिया। अक्टूबर 1964 का वो समय था जब 2 बॉम्ब्स 1 सैटेलाइट नाम के उस मिशन को चाइना द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हमेशा से ही होता आया है कि अमेरिका कैसे सहन कर लेगा कि एक और देश न्यूक्लियर पावर बनने में सफल हो चुका है। तो उसने सोचा कि क्यों ना चाइना के ऊपर नजर रखी जाए कि वो अंदर अपने क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है। तो एक तरीका था लिसनिंग पोस्ट या फिर लिसनिंग टावर बनाने का, जो कि चाइना के ग्राउंड कंट्रोल और मिसाइल से निकलने वाले सिग्नल्स को पकड़कर उसकी इंफॉर्मेशन अमेरिका तक पहुंचाएगा। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी ही थी कि अगर ऐसी कोई लिसनिंग पोस्ट या फिर लिसनिंग टावर चाइना के आसपास ही कहीं लगाया जाए तभी वो काम कर पाएगा। और चाइना तो अमेरिका से बहुत दूर है, दोनों अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं। तो तब अमेरिका को याद आया कि यहाँ पर भारत का इस्तेमाल किया जाए। उस टाइम इंडिया खुद भी चाइना के न्यूक्लियर पावर बनने से बहुत चिंतित था। तो अमेरिका ने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाया और दोनों देशों ने मिलकर सोचा कि हिमालय की एक ऐसी जगह है जहाँ से चाइना को ऊंचाई से देखा जा सकता है। और हिमालय में भी नंदा देवी पर्वत को चुना गया, जो कि भारत का ही दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और अब इसी पर एक लिसनिंग पोस्ट बनाई जानी थी। अब इतनी ऊंचाई पर काम करना है तो जाहिर सी बात है सभी को पता था कि यहाँ दिक्कतें बहुत आएंगी। नंदा देवी तो छोड़िए, इसके आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में भी कोई इंसानी आबादी नहीं रहती थी, जिससे अमेरिका वालों ने कंफर्म कर लिया कि ये जो मिशन होगा, जो लिसनिंग पोस्ट और लिसनिंग टावर बनाया जाएगा, वो पूरी तरह से मानव रहित होगी। मतलब कि वो सेल्फ कंट्रोलेबल होगी, वो अपने आप चलेगी, उसको चलाने के लिए कोई इंसान ऊपर नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अब एक और सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई और वो दिक्कत थी कि लिसनिंग पोस्ट और लिसनिंग टावर तो बना लिया, लेकिन इस लिसनिंग पोस्ट और लिसनिंग टावर को बिजली कहाँ से देंगे? सबसे पहले सोचा गया कि बैटरीज लगा दें, लेकिन उस टाइम इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज नहीं थी, नहीं ड्यूरासेल भी नहीं थी। तो सोचा गया कि क्यों ना सोलर पावर प्लांट लगा दे। लेकिन कोई मूर्ख ही होगा जो जाकर ऐसे पहाड़ों पर सोलर प्लांट लगाएगा, क्योंकि वहाँ का मौसम हमें पता है कि हर घंटे बदल सकता है और ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सीधा सोलर प्लेट्स को उखाड़कर अपने साथ ले जाएंगे। तब तीसरा आइडिया अमेरिका को आया कि क्यों ना, जी हाँ क्यों ना हम अपने लिसनिंग पोस्ट या फिर लिसनिंग टावर को
न्यूक्लियर से चलाएं। सोचकर देखिए, आज के टाइम पे न्यूक्लियर पावर सिर्फ प्लांट होते हैं जिससे हजारों लाखों करोड़ों घरों को बिजली दी जाती है, जबकि उन मूर्खों ने सिर्फ एक छोटी सी पोस्ट को चलाने के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने का सोचा, क्योंकि उस समय प्लूटोनियम बहुत फैशनेबल चीज थी। प्लूटोनियम मतलब कूल दिखना, फैंसी चीज थी। सुनने में आपको भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो कोल्ड वॉर का टाइम था जब प्लूटोनियम दुनिया में नया नया आया था और लोग इसके बारे में जानने में लगे हुए थे। और हर कोई, जी हाँ लिटरली हर कोई, अगर किसी को नाश्ते में भी दे देते प्लूटोनियम तो वो उसे भी घप कर जाता। और इसी फैशन के चलते हुए एक लिसनिंग पोस्ट को 7 बहुत बड़ी बड़ी प्लूटोनियम की कोर्स के साथ चलाने का फैसला लिया गया। लेकिन ये काम करना भी मुश्किल था, क्योंकि हिमालय, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, उस समय के हेलीकॉप्टर्स ऐसे नहीं थे जो 7-8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सके और वहां लैंड हो सके, क्योंकि ये पहाड़ एकदम सटीप खड़ा है। तो अब एक ही रास्ता बचा था, और वो था पूरी पोस्ट को हाथों से खींचकर ऊपर तक लेकर जाने का। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो जो साजो सामान नीचे से लेकर जाने वाले थे उसमें से सिर्फ 60 किलोग्राम तो प्लूटोनियम ही शामिल था, और अब उन्हें ये 60 किलो का प्लूटोनियम का अकेला भार ही तकरीबन 7800 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाना था। सोचकर देखिए, 7.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। नंदा देवी जो पर्वत है वो आसपास 12 ऐसे पर्वतों से घिरा हुआ है जिनकी ऊंचाई 6500 मीटर से थोड़ी ज्यादा है। अब सोचकर देखिए, 6500 मीटर की तो पहले चढ़नी है और उसके बाद फिर से नीचे उतर के और फिर से 7800 मीटर उनको चढ़ना था। सन 1934 में द सेंचुरी नाम के एक पर्वत पर 2 पर्वतारोहियों को चढ़ाया गया था, और उन्होंने नीचे उतरकर ये कहा कि वो बजाय ऐसे पर्वत पर चढ़ने के नॉर्थ पोल की तरफ यात्रा कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। और आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि द सेंचुरी की जो ऊंचाई थी वो सिर्फ और सिर्फ 4500 मीटर की ही थी, और यहाँ अब लोगों को चढ़ना था 7800 मीटर, वो भी अपने साथ खतरनाक, जानलेवा, बेहद रेडियो एक्टिव पदार्थ को साथ कैरी करके। इस पर्वत पर चढ़ना इतना मुश्किल काम था कि अमेरिका ने पूरी दुनिया से इसे छुपा कर रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इसमें सफल नहीं हुए तो बेइज्जती बहुत गंदी होगी। तो उन्होंने इसे सबसे छुपा के रखा और सिर्फ कुछ ही जाने माने पर्वतारोहियों को इसकी खबर दी गई। उन्हें भी नहीं बताया गया कि उन्हें करना क्या है, उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि तुम्हें सिर्फ पहाड़ पर चढ़ना है और अपना तामझाम उठाकर हमारे पास आ जाओ। लेकिन तब भी कोई सामने नहीं आया, क्योंकि किसी को CIA बताने को तैयार ही नहीं थी कि उन्हें करना क्या है। जिसके बाद जस्टिस लीग नाम की इस टीम को चुना गया, जो कि उस टाइम की दुनिया की सबसे बेहतरीन पर्वतारोही की टीम मानी जाती थी, और उसके अंदर से ही लोगों को अब हायर किया इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। इस टीम में 14 आदमी अमेरिका से थे और 4 हमारे भारत से। टोटल 18 लोग अब इसमें शामिल थे। बेशक ये पर्वतों पर चढ़ने में बहुत माहिर थे, लेकिन इनमें से किसी को भी प्लूटोनियम के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि ऐसी चीज को हैंडल कैसे करना है, वो सब इनके लिए नया था, और अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती तो इन सारों की जान जाना उस समय पक्का था। और ऐसे ही इस टीम में एक व्यक्ति था जिसका नाम जिम मकार्थी था, जिसे इस दुनिया का सबसे पहला क्लाइंबर भी कहा जाता है, जिसे स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड में प्रदर्शित किया गया था। उसे सबसे पहले इस मिशन में क्रैश कोर्स करवाया गया। जी हाँ, उसको ट्रेनिंग दी गई कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ हैंडल कैसे किया जाता है। इन सभी को ट्रेनिंग तो दे दी गई थी कि प्लूटोनियम के साथ हैंडल कैसे करना है, लेकिन इनमें से किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो उनके साथ असल में हो क्या सकता है। और यहाँ ऊंच नीच और किसी के साथ नहीं, जिम मकार्थी के साथ ही हुई। जी हाँ, यहाँ वो खुले एक्सपोजर में प्लूटोनियम के संपर्क में आए और उन्हें और कुछ नहीं बल्कि टेस्टिकल कैंसर हो गया। जी हाँ, वही कैंसर जिसे आपने मिर्जापुर में जरूर सुना होगा। खैर, उस समय उन्हें इस बात का नहीं पता चला था, तो जिम मकार्थी अपने कैंसर वाले टेस्टिकल्स को साथ लेकर और बाकी के 17 लोग और नंदा देवी पर अब चढ़ाई करने के लिए तैयार थे। ये मिशन कितना खुफिया था, आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि अमेरिकन लोग जो होते हैं वो थोड़े से गोरे होते हैं बजाय इंडियंस के। तो वहां पर किसी को पता ना लगे कि यहाँ अमेरिकन लोग आए हुए हैं, 14 अमेरिकन क्लाइंबर्स यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए उनकी शक्लों को थोड़ा थोड़ा डार्क बना दिया गया। जी हाँ, आर्टिफिशियली उनके चेहरे पर मेकअप वगैरह किया गया ताकि वो थोड़े डार्क हो जाएं और इंडियंस जैसे दिखने लगे। जिसके बाद एक फेक स्टोरी बनाई गई और इस स्टोरी में कहा गया कि बहुत सारा सोना हम नंदा देवी की चोटी पर छोड़ कर आ रहे हैं ताकि भगवान महादेव हमसे खुश हो जाएं और वो अपनी कृपा हमारे ऊपर करें। सोचकर देखिए, ये सब प्लान जो था वो CIA का था। खैर, उस 60 किलो के प्लूटोनियम को छोटी छोटी 7 बॉल्स में काटा गया था,
कितनी बॉल होंगी देख लीजिए अब आप। 60 किलोग्राम प्लूटोनियम था और 7 उसकी बॉल्स या फिर कोर्स बनाई गई थी और उन कोर्स को बहुत मोटे मोटे लेड के डब्बों के अंदर स्टोर करके बाहर बंद कर दिया गया था, अच्छे से पैक कर दिया गया था और उन डब्बों को अब लोगों की पीठ के ऊपर लाद दिया गया। लेकिन जो लोग इन डब्बों को ऊपर लेकर जा रहे थे उन्होंने बाद में नीचे आने पर बताया कि पता नहीं क्यों पर वो डब्बा उनकी कमर पर लदे लदे बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, जबकि आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, ठंडी हवा चल रही थी, उनके पूरा शरीर जम रहा था, लेकिन वो डब्बा बहुत ज्यादा गर्म होकर उनकी पीठ को जलाने लगा था। खैर वो अब अपने बेस कैंप को पार कर चुके थे और अब वो लगातार चढ़ाई करते ही ऊपर जा रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था और वो अब इस पहाड़ पर 7200 मीटर की चढ़ाई कर चुके थे। सोचकर देखिए ये लोग 7200 मीटर चढ़ गए थे, सिर्फ 600 मीटर दूर थे उस चोटी से जिसे आज हम नंदा देवी की चोटी भी कहते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा तूफान इनके सामने आया और हमको पता ही है कि तूफान में आखिर होता क्या है। तूफान ने उनकी हालत इतनी खराब कर दी कि ऊपर जाने की तो वो सोच ही नहीं सकते थे, बल्कि उनको तो नीचे जाना भी अब मौत के बराबर लग रहा था, क्योंकि वो इतने थक चुके थे और तूफान ने उनको इतना तोड़कर रख दिया था कि वो नीचे जाने लायक भी अब नहीं बचे थे। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उस मिशन को वहीं लावारिस छोड़ा और उन्होंने नीचे जाने की तैयारियां करी। लेकिन यहाँ वो जो साजो सामान अपने साथ लेकर आए थे उन्होंने सोचा कि हम ये बाद में वापस आएंगे और इस सामान को यहीं छोड़ देते हैं और बाद में जब वापस आएंगे तब यहीं से उठाकर ऊपर ले जाएंगे जब ये तूफान वगैरह रुक जाएगा। और उन्होंने अपना दिमाग लगाया तो उन्होंने चोटी के पास ही एक दरार को ढूंढा और उस दरार में अपने द्वारा लाया गया सारा सामान, जी हाँ वो सातों के सातों प्लूटोनियम की बॉल्स और वो जो लिसनिंग पोस्ट और लिसनिंग टावर जो थे वो सारा का सारा उस दरार में डाल दिया और बैग वगैरह सब कुछ वहीं छोड़ दिया। सिर्फ वो खाली हाथ नीचे अब उतर रहे थे और वहीं साजो सामान छोड़कर वो नीचे जाने लगे। जब कुछ महीने बाद फिर से इस प्लान को अंजाम दिया जाना था और वो कुछ महीने बीते, CIA ने फिर से इन लोगों को बुलाया और कहा कि जाओ अब ऊपर जाओ और वो पोस्ट वापस इस चोटी पर लगा कर आओ। ये सभी लोग वापस इस पहाड़ पर चढ़ गए, आराम से चढ़ गए और जहां इन्होंने वो अपना साजो सामान सारा रखा था वो साजो सामान अब वहां पर था ही नहीं। उस तूफान के बाद भी ना जाने कितने और तूफान आए होंगे और यहाँ पर हमें पता है कि जैसे ही किसी पहाड़ पर बर्फीला तूफान आता है तो ऑब्वियसली एवलांच भी वहाँ पर जरूर आएगा। लैंडस्लाइड्स वगैरह वहाँ हुए, एवलांच वगैरह वहाँ आए, बर्फबारी इतनी हुई, हवाएं इतनी तेज चली तो वो 60 किलो प्लूटोनियम और बाकी का जो टावर वगैरह थे वो कहाँ ही टिकने वाले थे। सारा कुछ सामान वो अब वहां से निकल चुका था और अब पता भी नहीं कहाँ था। आने वाले कई सालों तक उस प्लूटोनियम के साथ साथ बाकी के सारे सामान की खोज नंदा देवी के ऊपर की गई, लेकिन वो सामान कभी वहां मिला ही नहीं। जिसके बाद CIA ने भी ये अंदाजा लगाया कि पाकिस्तानी लोगों को उसके ही कुछ महीनों बाद इस पहाड़ के ऊपर जाते हुए देखा गया था और हो सकता है कि वही ये सारा साजो सामान उठाकर ले गए हों। क्या मतलब, आदत से मजबूर, छोड़िए। लेकिन ऐसा प्रूव कभी हम नहीं कर पाए। हो सकता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो सारा सामान यहाँ से निकल गया हो या फिर परम मित्र। यहाँ पर परम मित्र वाली बात हम साइड में रख भी सकते हैं, क्योंकि जब अमेरिका वाले लोग ही उस तूफान में इस चोटी पर नहीं चढ़ पाए तो उनकी तो बस की ही छोड़िए। खैर वो सारा साजो सामान आज भी नंदा देवी के पहाड़ों में पता नहीं कहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ वो वहीं पर मौजूद है और आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया है। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोकल लोग यहाँ आने वाली बाढ़ और बारिश के पीछे उसी न्यूक्लियर डिवाइस को जिम्मेवार मानते हैं जो यहाँ CIA 60 के दशक में छोड़कर या फिर भूलकर या फिर गुम करके चली गई थी। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है कि एक न्यूक्लियर डिवाइस इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ और बारिश वगैरह करवा सके? तो मुझे कहीं ना कहीं इसका आंसर ना भी लगता है और हाँ भी लगता है। मैंने कहा था आपको मैं पिछले साल की जो बाढ़ आई थी उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस निकलकर सामने आई थी उसमें साफ तौर पर दिखाया गया था कि ये जो बाढ़ आई है वो नंदा देवी का ही एक हिस्सा टूटने की वजह से आई है। तो क्या वो हिस्सा उसी न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से टूटा था? आपको क्या लगता है? हिमालय के बीच में पड़ा 5 दर्जन किलोग्राम का प्लूटोनियम सच में एक दिन खतरा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसी हिमालय से हमारी माता यानी कि गंगा माँ भी निकलती है, जो कि इस दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसी गंगा किनारे रहते हुए ना जाने कितने ही शहर और पूरे के पूरे राज्य पल रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग इसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। उस मूल्य का सामान हम माँ गंगा से लेते रहते हैं। अगर सही आंकड़ों में बात करूं तो माँ गंगा के किनारे
तकरीबन 65 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि इस दुनिया की किसी भी नदियों को मिला लें तो भी इतना आंकड़ा नहीं बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 60 किलोग्राम प्लूटोनियम किसी तरह से भी माँ गंगा को रेडिएटेड कर देता है तो अंजाम बद से बदतर हमारे सामने होंगे। अगर किसी भी तरह से, अगर किसी भी वजह से, अगर किसी भी कारण से वहाँ पड़ा वो 60 किलोग्राम का प्लूटोनियम अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है तो यकीन मानिए जो प्रलय माँ गंगा में, जो प्रलय हिमालय में आएगा वो आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खैर, आज वो डिवाइसेस कहाँ हैं हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन अब आपको पता चल गया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि हमारे भारत में पहले क्या क्या हुआ था। पिछली वीडियो का शाउट आउट सूरज लिंबू को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।